अंगिका किस राज्य की बोली है? तो जो अंगिका है ये आपके बिहार क्षेत्र की बोली होगी। अगला है, नाटक में कार्य अवस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसे संधि कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाटक में कार्य अवस्था और अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये संधि होता है। तो आगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधियों के कितने प्रकार होते हैं? ये संधि विच्छेद वाला नहीं, अलग है नाटकों का संधि। तो जो संधियों में 5 प्रकार होते हैं, तो देखिएगा, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये 5 नाटक की संधियाँ होती हैं। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो जो अयोगवाह के अंतर्गत आती है विसर्ग, तो इनको ध्यान रखना है। तो विसर्ग के ये चिन्ह होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगला है, रसोपकर्षक दोषा उक्ति किसकी है? तो जो यहाँ पर उक्ति होगी तो ये आचार्य विश्वनाथ की होगी, तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। अगला है, आचार्य भरत के अनुसार गुण दोष की संख्या कितनी है? तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि जो आचार्य भरत मुनि है इन्होंने गुण और दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि गुणों की संख्या आचार्य भरत के द्वारा कितनी मानी गई है, तो ये 10 मानी गई है। अगर ये पूछा जाए आचार्य भरत के अनुसार दोष कितने माने गए हैं, तो ये 10 माने गए हैं। गुण भी 10 माने हैं और दोष भी। अगला प्रश्न देखिए, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो साधारणीकरण है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भट्टनायक के द्वारा। अगर जो भट्टनायक है ये आचार्य भरत के द्वारा प्रतिपादित रससूत्र उसके व्याख्याकारों में से सम्मिलित हैं। अगला है, घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है? तो जो घनाक्षरी है यह वार्णिक छंद है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता संबंध किस भाव से है? तो इन तीनों का ही संबंध विभाव से होगा। देखिए, एक है भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता, तो इन सभी का संबंध होगा विभाव से। अगला है, बघेली बोली का संबंध है। तो बताना है कि जो बघेली बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो ये पूर्वी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है बघेली। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पुस्तक नारी का मुक्ति संघर्ष डॉक्टर अमरनाथ एवं स्त्री संघर्ष का इतिहास राधा कुमार का होगा। तो देखिए क्या है, पुस्तक है नारी का मुक्ति संघर्ष, किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी डॉक्टर अमरनाथ। इसी के साथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, ये किसकी रचना होगी? तो ये राधा कुमार की रचना हो जाएगी। आगे देखिए, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो जो कवि त्रिलोचन है इनका पूरा नाम होगा वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अगर पूछा जाए कई बार आपसे जो ये त्रिलोचन है इनका संबंध किस बात से रहा है? तो ये मुख्यतः प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य क्या है? तो देखिए, कहानी है उसने क्या कहा था, इसका जो मूल प्रतिपाद्य रहेगा आदर्श प्रेम रहेगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1915 हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन होंगे कहानी के? तो ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है 13, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो देखिए, पहले तो ध्यान में रखना आपने कि जो करुणालय है किसका नाटक होगा? जयशंकर प्रसाद जी का। और इसका अगर नाट्य रूप पूछा जाए तो ये क्या होगा? तो ये गीति नाट्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एआईटी कमीशन और एआईटी टेट के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं और ये ऑनलाइन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एआईटी कमीशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी बनाए गए हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो किसी की भी डिमांड हो तो आप हमें व्हाट्सएप माध्यम से बता सकते हो। तो ठीक है, अब अपनी वीडियो की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो ये छायावाद की विशेषता थी, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, ठीक है। ये दोनों ही विशेषताएं छायावाद की रही हैं। अगला है, तो देखिए यहाँ छायावाद से भी आपसे प्रश्न कई बार ये बनता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर्वमत के अनुसार अगर पूछा जाए तो ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगर छायावाद के 4 आधार स्तंभ पूछे जाए तो उनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत
और अपने निराला जी और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 15। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16। हिंदी के किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में सिंधु नदी के पश्चिमी तट के अबाण हिस्से का जिक्र किया है? तो ये किया है द्रोणवीर कोहली के द्वारा। और किस उपन्यास में किया है? तकसीम में। जो तकसीम नामक उपन्यास है, इसमें द्रोणवीर कोहली ने सिंधु नदी के पश्चिमी तट अबाण क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए द्रोणवीर कोहली मुख्यतः किस विधा के रचनाकार थे, तो ये उपन्यास के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 17। क्या पूछा गया है? गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किस उपन्यास में है? तो ये होगा पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास में। तो इसका जो विषय है ये गांधी जी पर आधारित है, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 18। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये बाबू गुलाब राय का होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो गुलाब राय जी हैं, इनका संबंध मुख्यतः किस विधा से रहा है, तो इनका मुख्यतः संबंध रहा है निबंधों से। इन्होंने अत्यधिक निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस एक उपन्यासकार ने बाबरी विध्वंस पर उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है दूधनाथ सिंह के द्वारा। और कौन सा उपन्यास है वो? तो वो है आखिरी कलाम। जो आखिरी कलाम है यह दूधनाथ सिंह का उपन्यास होगा और इसका विषय है बाबरी विध्वंस। विधा याद रखिएगा, उपन्यास विधा की रचना है। अक्सर उपन्यास जो विधाएं होती हैं यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के उपन्यास गोबर गणेश का नायक कौन है? तो जो गोबर गणेश का नायक होगा तो ये विनायक होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो गोबर गणेश है इसका नायक कौन है? विनायक है। और गोबर गणेश किसका उपन्यास है? रमेश चंद्र शाह का। अगर ये पूछा जाए गोबर गणेश की विधा क्या है, तो ये उपन्यास हो जाएगी। अगला प्रश्न है 21। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास घटना विहीन उपन्यास है? तो ये हो जाएगा नौकर की कमीज। यह उपन्यास है और किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का। और यह घटना विहीन उपन्यास है। अगला प्रश्न है त्रोइका उपन्यास किन 3 उपन्यासों का संयुक्त नाम है? तो पहला हो जाएगा स्नोफॉल, क्या होगा? स्नोफ्लावर। दूसरा हो जाएगा पेगी करमेर की रूहानी यात्रा। और तीसरा हो जाएगा झुमके। ये 3 जो उपन्यास है इनका संयुक्त नाम हो जाएगा त्रियोइका। अगला प्रश्न देखिएगा 23। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। किसका कथन होगा? माखनलाल चतुर्वेदी जी का ये कथन हो जाएगा। अगला है 99 उपन्यास रविंद्र वर्मा का है, जो झांसी और झांसी निवासी रामदयाल के परिवार को केंद्र में रखकर रचा गया है। तो ध्यान में रखना है कि जो 99 है ये क्या है? यह एक उपन्यास है। किसका उपन्यास होगा? रविंद्र वर्मा का होगा। और इसका विषय क्या है? झांसी क्षेत्र में रह रहे निवासी रामदयाल के परिवार को केंद्र में रखा गया उपन्यास होगा ये। अगला प्रश्न है किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई थी? तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है प्रणब कुमार बंदोपाध्याय के किन 2 उपन्यासों का संदर्भ अयोध्या कांड है? तो एक तो हो जाएगा पदातिक और दूसरा हो जाएगा पंचवटी। ये दोनों ही उपन्यास किसके होंगे? प्रणब कुमार बंदोपाध्याय के। और इसका संदर्भ अयोध्या कांड से है। अगला प्रश्न है 27। कौन सा उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी ने 1857 की घटना को केंद्र में रखकर लिखा है? तो ये हो जाएगा पाहीघर। जो पाहीघर उपन्यास है ये कमलाकांत त्रिपाठी का है और इसका जो विषय है या घटना केंद्र में जो रखी गई है तो ये 1857 की घटना हो जाएगी या क्रांति हो जाएगी। अगला देखिए 28। कानपुर का गोधुली गांव किस उपन्यास का केंद्र है? तो ये हो जाएगा रमला बहू और रूपसिंह चंदेल। ठीक है।
अगला प्रश्न है 29, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। तो जो उदंत मार्तंड है ये हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र था और जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये कलकत्ता है। अगला प्रश्न है 30, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। अभी मैंने पीछे बताया था जयशंकर प्रसाद। यहाँ से देखिए 2-4 तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद है इनका जो महाकाव्य माना जाता है तो ये कामायनी है। कामायनी इनका महाकाव्य है। अगर आपसे प्रश्न बन सकता है कि कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 इसमें सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 31, प्रतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका होगा? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो जो प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास हो जाएगा तो ये मंगलसूत्र हो जाएगा। मंगलसूत्र की ये रचना कर रहे थे परंतु इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण ये उपन्यास अधूरा ही रहा है। जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है तो वो है गोदान, इसके पश्चात गबन, मंगलसूत्र, रंगभूमि, ये इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अगला है 33, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये रचना हो जाएगी उर्वशी। इसी के साथ इनकी और भी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, सामधेनी, रश्मिरथी, ये इनकी प्रमुख रचना है। याद रखना है कि जो उर्वशी है इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। जो ये रचना करते थे इनकी रचनाएं ओज प्रधान होती थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 34, सुहा के नुपुर के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो जो रचना है सुहा के नुपुर, इसके रचनाकार हो जाएंगे अमृतलाल नागर। अगला है 35, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो देखिए संस्कृति की 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना होगी। अगला जो प्रश्न है 36, क्या पूछा गया है? अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। तो अगर आपसे ये प्रश्न बने कि जो अशोक के फूल है ये किस विधा की रचना है, तो ये निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 37, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद जी झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हो जाएंगे। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1918 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है 38, क्या पूछा गया है इसमें? दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात, पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो छायावाद का वो कौन सा कवि या रचनाकार था जो प्रकृति का सुकुमार कहलाता था, तो ये सुमित्रानंदन पंत ही थे। अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो ये वर्तमान में तो उत्तराखंड है परंतु जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय ये यूपी के ही अंतर्गत आता था, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए 39, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है, ये कथन हिंदी के किस आलोचक का होगा? तो ये कथन हो जाएगा रामविलास शर्मा का। तो देखिए यहाँ पर रामविलास शर्मा आगे हैं, तो ये मुख्यतः आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं और इन्होंने निराला की एक जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना, इसका भी ध्यान रखना है। अगर निराला की साहित्य साधना के खंड पूछे जाएं कितने हैं, तो ये 3 खंडों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखिए 40, राम की शक्ति पूजा में निराला की किन 2 रचनाओं का सार तत्व समाहित है? एक तो हो जाएगा जागो फिर एक बार और दूसरा हो जाएगा तुलसीदास। तो यहाँ से आपको निराला की 3 रचनाओं का पता चल रहा है। एक तो हो जाएगी राम की शक्ति पूजा, दूसरा जागो फिर एक बार, तीसरा तुलसीदास। ये तीनों ही रचनाएं निराला की हो जाएंगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा राम की जो शक्ति पूजा है इसमें जो 2 कविताएं हैं जागो फिर एक बार और तुलसीदास, इनका सार तत्व समाहित है। अगला प्रश्न है 41, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जो भारत भारती काव्य है इसके रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ये देखिएगा जो भारत भारती है इसमें जो भारत देश है इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है। किस प्रकार भारत प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था परंतु वर्तमान स्थिति इसकी क्या हो गई है और आगे किस प्रकार की इसकी स्थिति बन सकती है, उसके बारे में भी मैथिली शरण कुमार गुप्त के द्वारा
मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिएगा जो मैथिली शरण गुप्त है इनका संबंध पूछा जा सकता है कि किस युग से रहा है, तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 42। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 43। रसमीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो जो रसमीमांसा रस सिद्धांत संबंधित पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से आपको 2-4 तथ्य बता देता हूँ। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनसे आप भली भांति वाकिफ होंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा गया है। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा का एक रीढ़ माना जाता है। ठीक है, इनका इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 होगा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए विकल्प सी धनपाल की रचना जसर चरियू नहीं होगी। बाकी जो सुमिलित रचनाएं होंगी उन्हें मिला लेते हैं कि जो अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी संदेश रासक सही है। जो इंदु की रचना हो जाएगी परमात्मा प्रकाश सही है। और रामसिंह की रचना हो जाएगी पाहुन दोहा, तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल का वो कौन सा कवि है जो अत्यधिक रहस्यवाद के तौर पर जाना जाता है, तो ये रामसिंह ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 42। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी कहते हैं। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये हो जाएगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गंगा जमुना माझे बहार नाई। तो जो ये प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पर पूछी गई है इसे वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो ये डोंबिपा की पंक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 44। भक्तिवाद प्रसिद्धों का प्रभाव है, इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। तो प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये कथन भी हो जाएगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, इनका किसी भी विद्वान के द्वारा कटाक्ष नहीं किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना उसे आगे के विद्वानों के द्वारा भी माना गया था। परंतु जो हजारीप्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने जहाँ पर इन्हें लगता था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गलत मत प्रस्तुत किया है, वहाँ पर इन्होंने सही मत प्रस्तुत करने की कोशिश की है हजारीप्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये एक ऐसे इकलौते विद्वान हैं हिंदी साहित्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 45। बोलाई बाहुबली बलवंत लोहखंडी तड गर्बियु हंत चक्र सरी सौ चुनव करियु। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है पूछा गया है किसकी ये पंक्ति हो जाएगी? तो ये शालिभद्र सूरी की पंक्ति हो जाएगी। आगे देखिए एक सेती पटा एक नील पटा एक तिलक जनेऊ एक लंबी जटा। प्रस्तुत पंक्ति किसकी होगी? तो ये चरपटनाथ की हो जाएगी। अगला प्रश्न है 47। संदेशा पिन साहिवा पाछो फिरिए ना देहे पंची घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी किसकी हो जाएगी? खुमान रासो ग्रंथ की। अगला प्रश्न है 48। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासों में कितने छंद हैं? तो इसमें हो जाएंगे 216 छंद। तो देखिए संदेश रासो किसकी रचना हो जाएगी? तो ये अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 49। निम्न में से किस कृति में विद्याधर शारंगधर जज्जल और बब्बर इन कवियों की रचनाओं को संग्रहित या रचा गया है? तो ये हो जाएगा प्राकृत पेंगलम। इसके जो ये रचना है प्राकृत पेंगलम, इसमें विद्याधर हो गए, शारंगधर हो जाएंगे, जज्जल और बब्बर इन चारों की ही रचनाओं को संग्रहित किया गया है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नाथ संप्रदाय से परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है।
जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। प्रस्तुत कथन किसका होगा ये? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो यहाँ से जिनल हटा दीजिए, यहाँ पर होगा जिन संत साधकों की रचनाओं से। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किन भाषाओं का समावेश किया गया है? तो जो शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इनमें जो भाषाएं संग्रहित हैं या जिन भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं तो वो थी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। आगे है 52, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुलेरी जी, यहाँ तात्पर्य है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, इन तीनों ही विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 53, देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को ही माना जाना चाहिए। तो ये कथन किसका होगा? तो ये बच्चन सिंह का कथन हो जाएगा। तो जो बच्चन सिंह हैं इनके द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था विद्यापति को। तो जो इनकी रचना है पदावली, इसको भी ये प्रथम रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है 54, विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य। प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का ही। क्या कहते हैं? विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य। अगला प्रश्न 55, अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है? तो जो स्वयंभू है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इनका संबंध किस धर्म से रहा है? जैन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं स्वयंभू। अगला प्रश्न है 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न मिसटाइप हुआ है, तो यहाँ पर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या होगा? तो ये हो जाएगा 13वीं शती। तो देखिए जो गोरखनाथ थे इनके द्वारा नाथों की वास्तविक रूप से स्थापना की गई थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। अगला जो प्रश्न है, अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल। तो जो ये प्रस्तुत पंक्ति होगी किसकी होगी? ये गोरखवाणी जो रचना है वहां से उठाई गई है। अगला प्रश्न है 58, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ से प्राप्त की गई थी या कहाँ पर संग्रहित की गई थी? तो ये संग्रहित की गई है पुणे संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, कैमासबद्ध प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंतर्गत कैमासबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मावती जो अपना सर्ग है या समय है उसको भी संग्रहित किया गया है। इसी के साथ रेवा तट ये भी इसी के अंतर्गत आता है, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कैमासबद्ध, इसके पश्चात पद्मावती सर्ग, इसके पश्चात रेवा तट सर्ग। ये 3-4 सर्ग हैं, ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछा जाए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन होंगे तो ये चंद्रबरदाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 60, पृथ्वीराज रासो रचना को शुकी संवाद के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है 61, बिसलदेव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये लिखा था या कहा गया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये मानते हैं कि जो बिसलदेव रासो है ये वीर गीत के तौर पर लिखी गई पुस्तक है, ये मत शुक्ल जी का था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1272 महारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाला रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? तो ये बिसलदेव रासो ग्रंथ से ली गई है। अगला प्रश्न है 63, किसके अनुसार विद्यापति की रचना स्वांतः सुखाय होगी? तो जो स्वांतः सुखाय है तो ये बच्चन सिंह के अनुसार माना गया है। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विद्यापति को। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाक कवि किसने माना है? तो ये
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना था, तो ये ग्रियर्सन के द्वारा माना गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 65, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। क्या कथन है? विद्यापति के पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना किसने कहा ये कथन? तो ये कहा था बच्चन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 66, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिक क्या है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए किस संबंध की कल्पना की थी? तो ये की थी आनंद संबंध के द्वारा। तो देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा विद्वान है जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः कल्पित माना था, ये जाली ग्रंथ माना था, तो ये रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है या फिर अप्रमाणिक, तो इन्होंने इसे प्रमाणिक माना है। जो मिश्र बंधु थे इन्होंने भी इसे प्रमाणिक ही माना है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो इन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। अगला प्रश्न देखिए 67, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। अगला है कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में की गई है? तो जो कीर्तिलता है इसकी रचना की गई है 4 पल्लवों में। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कीर्तिलता किसकी रचना हो जाएगी, तो ये विद्यापति की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 69, सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। प्रस्तुत कथन किसका होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए 70, शारंधर की हमीर रासो रचना पर अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का समापन कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है नाथपंथियों की भाषा का सदुकड़ी किसने कहा है? तो जो नाथपंथों की भाषा को सदुकड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी प्रकार कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। ये भी कहा जाता है कि जो नाथपंथियों से ही कबीरदास ने सदुकड़ी भाषा को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है 72, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इतिहासकार ने क्या है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, तो यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि यहाँ पर आपको 4 विद्वान दिए जाएंगे। एक दिए जाएंगे गणपति चंद्रगुप्त, एक दिए जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र, एक दिए जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक दिए जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस इतिहासकार ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र होंगे इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ को सिर्फ संपादित किया है। बाकी जो 3 विद्वान होंगे गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों के द्वारा ही इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न है 73, सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है? तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसकी भाषा को कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राचीन कोसली। अगला देखिए 74, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे? तो जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। बाकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन, इन तीनों के द्वारा ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना गया है। अगला है 75, हिंदी का संतमत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। किसका मत होगा ये? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही मत है कि जो हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था तथ्य। फिर देखिए 76, हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही होगा। द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। फिर है 77, प्रमाण रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? तो जो प्रमाण रासो है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अर्ध प्रमाणिक माना गया है। इसी प्रकार जो अपना पृथ्वीराज रासो है इसे भी
हजारीप्रसाद द्विवेदी के द्वारा अर्धप्रमाणिक माना गया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा काल है जिसमें अत्यधिक अर्धप्रमाणिक या उस काल की रचनाओं को जाली ग्रंथ ठहराया गया है, तो वो काल होगा आदिकाल। तो देखिए, जैसे अपना परमार रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, कुमार रासो हो गया, इन सभी ग्रंथों के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे, इसलिए इन्हें अर्धप्रमाणिक, प्रमाणिक या फिर जाली ग्रंथ ठहराया गया है। अगला प्रश्न है 78। हजारीप्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने उत्तर अपभ्रंश कालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का ही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये हजारीप्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, हजारीप्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास हैं। 3 इतिहास ग्रंथ इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो यहाँ पर इतिहास ग्रंथ के तौर पर ठहरते हैं। फिर देखिए 80। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो जो पुष्पदंत है, इन्हें अभिमान मेरु कहा जाता है। अगर पूछा जाए पुष्पदंत का संबंध किस धर्म से रहा है, तो ये भी जैन साहित्यकार के तौर पर जाने जाते थे और इनका संबंध आदिकाल से रहा है। अगला प्रश्न है 83। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हिंदी। अगर पूछा जाए भाषा के तौर पर, अगर ये पूछा जाए बोली के तौर पर, तो ये भोजपुरी हो जाएगी। अगर ये प्रश्न बने आपसे कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 84। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो ये अनुच्छेद 343(1) के अनुसार होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 85। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 86। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो जो मैथिली होगी ये बिहार राज्य की भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है 87। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और किन्होंने मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 88। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो महादेवी वर्मा है, इनका संबंध किस बात से रहा है, तो इसका भी आप उत्तर दीजिएगा, महादेवी वर्मा किस बात से रही हैं। अगला प्रश्न है 89। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन विद्वान है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। तो जो सुमित्रानंदन पंत है, इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है गिरजे का घंटा, ठीक है। पल्लव इनकी अत्यधिक प्रचलित काव्य संग्रह के तौर पर जाना जाता है। और जो परिवर्तन नामक इनकी कविता है, तो ये परिवर्तन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है 90। कलम का सिपाही किसे माना जाता है? तो जो मुंशी प्रेमचंद है, इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। इनकी जो धर्मपत्नी थी शिवरानी देवी, इनके द्वारा प्रेमचंद घर में है नामक इनकी जीवनी लिखी गई है। उसी प्रकार से इनके पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने भी इनके ऊपर जीवनी लिखी है, तो उसका नाम है कलम का सिपाही। अगला है 91। साहित्यकार अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो जो साहित्यकार थे अज्ञे, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसे नोट कीजिएगा, कई बार इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अज्ञे जी हैं, इनका पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम था। तो यहाँ पर देखिएगा, इनकी कई रचनाएं पूछी जाती है और कई काव्य संग्रह पूछे जाते हैं। तो इनकी जो अत्यधिक प्रचलित कविता थी असाध्य वीणा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो असाध्य वीणा किसकी कविता है? तो अज्ञे की कविता इसे माना जाता है। ये लंबी कविता है इनकी। इसी प्रकार इनकी जो दूसरी है सांप, ये भी इन्हीं की कविता है। अगर इनकी जो उपन्यासों के बारे में हम चर्चा करें, शेखर एक जीवनी इनकी प्रचलित और मुख्य तौर पर जाने जाने वाली रचना है उपन्यास के तौर पर। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, यह भी इन्हीं का रचित उपन्यास है।
अज्ञे के द्वारा ही जो अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्हें आधुनिक काल का बाणभट्ट कहा है। अगला प्रश्न देखिए 92, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? पात्र नहीं होगा, यहाँ पर पत्र होगा। तो जो उदंत मार्तंड है, इसे हिंदी का प्रथम पत्र कहा जाता है और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न देखिए 93, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है, अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के ये अनमोल वचन हो जाएंगे? तो देखिए ये डॉक्टर कामिल बुल्के हैं। एक तौर पे ये एक अंग्रेज थे, फिर भी इन्होंने भारत में संस्कृत को माँ कहा है, हिंदी को बहुरानी कहा है और अंग्रेजी को नौकरानी कहा। अगला प्रश्न देखिएगा 94, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो कालिदास हैं, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर का संबंध किस भाषा से रहा था? तो अंग्रेजी भाषा से संबंध रहा है शेक्सपियर का। अगला प्रश्न देखिए 95, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये होगा नरसिंहपुर को। अगला देखिए 96, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो उर्वशी को। अगला है 97, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न है 98, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो ये भारत देश में बोली जाती हैं। अगला है 99, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 22 भाषाएं हैं। अगला है 100, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगला है 101, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये राधेलाल द्विवेदी होंगे। फिर है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये यामा के लिए दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचना है नीरजा होगी, ये भी इनकी प्रमुख रचना है नीरजा। अगला देखिए 103, आधुनिक युग के चरण हैं। तो बताना है कि आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। अगला है 105, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और जो चंद्रप्रदाई इसके रचनाकार हो जाएंगे। इसी के साथ देखिए 2-4 प्रश्न और बता देता हूँ आपको। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी और इसकी भाषा पूछी जाए तो ये अवधी हो जाएगी। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सूरसागर किसकी रचना हो जाएगी? तो ये सूरदास की रचना हो जाएगी और इसकी जो भाषा होगी ब्रजभाषा में ये रचित है। फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्मावत है ये किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है ये जायसी की रचना मानी जाती है और अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा अवधी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 106, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? यहाँ पर गद्य नहीं गद्य होगा। तो हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हो जाएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक पद कब संभाला था? तो 1903 से लेकर 1920 तक, 1820 तक मान सकते हैं आप। तो जो जब से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था उसके पश्चात से इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखनी और छापनी शुरू कर दी थी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो अगर आपने सरस्वती पत्रिका में कविताएं छपवानी है तो आपको खड़ी बोली में ही लिखना पड़ेगा। इसी के साथ आपको व्याकरण की शुद्धता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी रचना को ये नहीं छापते थे। अगर मान लीजिए कोई इनके पास रचना छापने को देता था तो पहले ये इसे अच्छे से पढ़ते थे। अगर और कोई व्याकरणिक दोष वहाँ पर होते थे तो उन्हें सुधार करने के लिए। तो देखिए एक बार की बात आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनके समक्ष आ जाती है निराला जी की एक रचना। कौन सी रचना थी वो? जूही की कली। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जूही की कली को देखते हैं तो ये इसे छपवाने से इनकार करते हैं। तो छपवाने का कारण ये कहते हैं कि इसमें जो जूही की कली है इसमें अश्लीलता पाई गई है, इसलिए मैं इस कविता को नहीं छाप सकता। तो ठीक है, इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 107, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन थे? तो जो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगर हिंदी साहित्य में
अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में वो कौन सा विद्वान है जिसे हिंदी का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। कई विद्वान जो हिंदी साहित्य का जो वास्तविक रूप है इसका आरंभ 1850 से ही मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 108, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन। जो हरिवंश राय बच्चन हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन दोनों में अंतर है, इन्हें एक ना मानिएगा। जो हरिवंश राय बच्चन हैं ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं इनके द्वारा हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा 109, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो माना है तो ये इंदुमती को माना है। सर्वप्रथम किसने इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना था? तो ये माना गया था अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो ये 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो किस युग से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है 1900 से। ठीक है, 1900 से द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? तो जो सिद्ध सरहप्पा है इन्हें हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर जाना जाता है और इनका जो समय है ये 9वीं शती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए जो सरहप्पा है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया था, किसके द्वारा माना गया था? तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। अगला प्रश्न है 111, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो जो श्रावकाचार है ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है? तो आचार्य देवसेन के द्वारा इसे लिखा गया है और जो देवसेन थे इनका संबंध जैन साहित्य परंपरा से रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 112, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ये परीक्षा गुरु है और श्रीनिवास दास के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला प्रश्न है 113, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो जो संवाद कौमुदी है इसे हिंदी की प्रथम पत्रिका कहा जाता है। फिर है 114, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? तो जो ये विद्यापति थे ये हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक थे। अगला है 115, हिंदी की सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये समाचार सुधावर्षण था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। फिर हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो ये एक घूंट, इसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हो जाएंगे। फिर देखिए 117, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो जो मैला आंचल उपन्यास है इसके लेखक हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो मैला आंचल है ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। इसी उपन्यास से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखिए 118, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है और वो कौन कौन से 4 कालखंड है? तो देखिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कई बार यहाँ नामकरण इतना महत्वपूर्ण, इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों और रिवीजन करिए। इस अंतिम समय में आपके पास और कुछ नहीं है, ये 2 चीज़ें ही हैं। अब आप क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे ना। इसलिए जो आपने लिखा है उसको बार बार नोट करते रहिए। जो मैंने आपको बुक बताई थी, अगर नहीं देखिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, कि कौन कौन सी आपने चीज़ें देखनी है वो चीज़ें देखिए। जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड की है उसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, रिवीजन अधिक से अधिक करिए। हाँ, एक और चीज़, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है P/Q, ये भी आप देखते रहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप हमें बेझिझक व्हाट्सएप करिए और ये चीज़ें बोलिए कि ये नहीं है, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, जैसा कि आपको बताया हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उत्तम श्रेणी के हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप इन्हें परचेज़ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। महत्वपूर्ण नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं और HPPGT हिंदी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं विद उत्तर। तो आप इन्हें भी ले सकते हो और अपनी अंतिम समय में इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हो। यही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं और कुछ नहीं। और जो चीज़ें हैं वो मन शांत रख के स्टडी करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही है, अवश्य कमेंट करना आप लोग। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम
फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से सुदृढ़ कर सकते हो। प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आपकी आज के लेक्चर को। अच्छा, यह है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो छायावाद है, इसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिएगा पीजीटी 2002 परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 2, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो मुकुटधर पांडे है, इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। आगे पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आप हमारे जो पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च करे गए हैं उनमें एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप उनमें एनरोल होइएगा। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में आपके लिए वहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जल्द एनरोल हो जाइएगा। वहाँ पर शुरू के जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए वहाँ पर फीस में काफ़ी ज़्यादा छूट रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगला जो प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो प्रश्न है नेट जून 2002 और 1996 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है इसमें, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगर पूछा जाएगा कि किस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं तो ये आंसू नामक जो इनकी कृति है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जो जयशंकर प्रसाद है इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है। जो विकल्प में दिए गए हैं ये चारों के चारों कवि छायावाद से संबंधित होंगे। फिर अगला प्रश्न है 5, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन होंगे? तो ये दोनों ही रचनाएं यहाँ पर आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएंगी, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या दिया गया है इसमें, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 और टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो माखनलाल चतुर्वेदी है इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और किसने कहा था इन्हें? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 7, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? कितनी सुंदर पंक्ति है ये देखिएगा, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। किसकी पंक्तियां हो जाएंगी ये? तो ये हो जाएंगी हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां। फिर अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है 8, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। पंक्ति किसकी होगी ये? तो ये हो जाएगी भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखिए जो ये पीडीएफ है ये जाएगी हमारी जो पेड मेंबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उनके लिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं उसकी मेंबरशिप अवश्य लीजिएगा। हर एक व्याख्यान का पीडीएफ वहाँ पर दिया जाता है और अभी महत्वपूर्ण जो पीडीएफ रहती है वो भी वहाँ पर सेंड की जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 9, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी प्रेमचंद के द्वारा। तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 10, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो जो यहाँ पर योगदान रहेगा छायावादी रोमानियता एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, इन सभी का प्रभाव रहा है प्रगतिवाद के जन्म में। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न पंक्तियों के रचनाकारों को सुमेलित करिए। तो देखिएगा पंक्ति है, आज नदी बिल्कुल उदास थी सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण पर। किसकी पंक्ति हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति।
इसके पश्चात अगली पंक्ति है, गुण खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बांचे। किसकी पंक्ति हो जाएगी? नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। किसकी पंक्ति हो जाएगी? ये त्रिलोचन शास्त्री की। अंतिम पंक्ति रहेगी यहाँ पर, चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपा मचाया गिरी धम से, फिर चढ़ी आज ऊपर। किसकी पंक्ति हो जाएगी? ये केदारनाथ अग्रवाल की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये मिलान है सुमेलित हो जाता है। इस प्रकार से देखिएगा, 1 का 2, 1 का 2 कहाँ है? बी और सी में है। फिर आगे देखिए, घुन खाए शहतीरों को, 2 का 4। इस प्रकार से जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर देखिएगा, रचना है युग की गंगा, किसकी रचना हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल की। इसके पश्चात है मिट्टी की बारात, ये किसकी रचना हो जाएगी? त्रिलोचन शास्त्री की रचना हो जाएगी मिट्टी की बारात। सतरंगी पंखों वाली, ये किसकी रचना हो जाएगी? नागार्जुन की। फिर है परशुराम की प्रतीक्षा, ये किसकी रचना हो जाएगी? दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे मिलान नहीं दिया गया है, कौन सा किस तरह से सही होगा। तो ये देखिएगा, जो पहला है ये केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये ही सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की, दूसरी त्रिलोचन शास्त्री की, और जो तीसरी पंक्ति है ये किसकी थी? नागार्जुन की, और अंतिम दिनकर की है। इस प्रकार से जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेट दिसंबर 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जो सही विकल्प हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी हम 50 ही रखते हैं। जितना जल्दी आप इसके लाइक के टारगेट को कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 15, क्या पूछा गया है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2000 परीक्षा में। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा अंधेरे में कविता में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है शमशेर, 16 प्रश्न होगा, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने की है? तो ये की गई है नामवर सिंह के द्वारा। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, उक्त पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मलयज की। विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 18, इसमें क्या पूछा गया है? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं, तो बताइएगा इन दोनों रचनाओं के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे धूमिल। तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन होंगे? तो ये नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे विठलनाथ। तो बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 20, क्या पूछा गया है इसमें? और रोड़ाकृत गद्य की रचना कौन सी है? तो जो रोड़ाकृत गद्य की रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी राउल बेल। तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? जो भारतेंदु की रचना कौन सी हो जाएगी? तो जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी। फिर जो राधाचरण गोस्वामी की रचना हो जाएगी यहाँ पर अमर सिंह राठौर। और लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी हो जाएगी? तप्ता संवरण। और जो शिवनंदन सहाय की रचना सुदामा हो जाएगी। फिर देखिएगा जो सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, भारत दुर्दशा पहले आएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, फिर अमर सिंह राठौर रचना हो जाएगी यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी की, और जो लाला श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगी तप्ता संवरण, और अंतिम रचना है जो सुदामा, ये शिवनंदन सहाय की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 22,
अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है? तो सही विकल्प जो यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, चढ़त ना दूजो रंग। तो सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा सूर्यमुख अगर पूछी जाती है किसकी रचना हो जाएगी, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल की हो जाएगी। और जो काजल की कोठरी है ये किसकी रचना हो जाएगी, देवकीनंदन खत्री की। और जो राम रची राखा ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? गोदान, बाज़ारे हुस्न, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, ये सारी रचनाएं हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास माने जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सेवा सदन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 24, क्या पूछा गया है इसमें? प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो बताना है क्या इसका आधार रहेगा। तो यह सामाजिक उपन्यास माना जाता है गोदान, ठीक है। अगला प्रश्न है 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को वृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास होगा, ठीक है। बाकी देखिएगा नामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, यह भी इन्हीं के उपन्यास हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है चीवर उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे रांगे राघव। अगला प्रश्न पूछा गया है 27, चाक उपन्यास की लेखिका हैं, बताइएगा इसके लेखिका कौन हो जाएंगी चाक उपन्यास की। पहले तो ध्यान रखना है कि जो चाक है यह उपन्यास विधा की रचना है और इसकी रचना हो जाएंगी यहाँ पर मैत्रेयी पुष्पा, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28, नौकर की कमीज जो उपन्यास है इसके लेखक कौन होंगे? 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखिएगा 29, इसमें क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा सिपाहिया उपन्यास के लेखक कौन होंगे या उपन्यासकार कौन होंगे? बड़ा अच्छा उपन्यास है ये भी, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वीरेंद्र जैन। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 30, प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1900 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में। देखिएगा 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो इसका उत्तर आप मुझे अवश्य बताइएगा, पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है इस प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात। अगला जो प्रश्न है 32, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम बताइए। यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त सभी इनकी कहानी संग्रह हो जाएंगे, ने पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आपसे, सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो जो कहानी है सदी का सबसे बड़ा आदमी, इसके कहानीकार हो जाएंगे काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 34, बुझत श्याम कौन तू गोरी, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राम अवध शास्त्री। दोस्तों जो प्रश्न मैं पहले पढ़ता हूँ उसका उत्तर आप पहले ही लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई कॉपी पेन लीजिएगा, वहाँ पर आप उत्तर भी लगाते रहिएगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है मिठुआ, जो ये मिठुआ है, मिठुआ, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये होंगे आपके विकल्प ए, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है 36, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित होगी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 37, किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामविलास शर्मा की आलोचना को, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बन रहा है 38, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुआ था?
जो ये रचना है कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न है 39। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप में है। बताना है इनका मूल रूप क्या होगा। तो ये एक प्रकार से जीवनी हो जाएगी। यहाँ पर जो 84 वैष्णव थे उनकी जीवनी दी गई है और दूसरे जो रचना है 252 वैष्णवन इनकी जीवनी दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा यह है आपसे 40। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में ये विभक्त है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 3 खंडों में। अगला प्रश्न है 41। इसमें क्या पूछा गया है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा होगी? तो ये हो जाएगी वियोगी हरि की। तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना होगी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा रेखा चित्र। ये रेखा चित्र हो जाएंगे। किसके रेखा चित्र हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी के। अगला प्रश्न देखिए 43। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी रामनाथ सुमन की रचना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रचना भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 44। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखी थी मोहनदास नेमिष राय के द्वारा। और किस नाम से लिखी थी? अपने अपने पिंजरे। और कब लिखी थी? 1995 के आसपास। इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके रचनाकार थे आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना होगी। इनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम आप बताइएगा क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम। अगला प्रश्न देखिएगा 46। उठाईगीर आत्मकथा नामक किसने लिखी है? उठाईगीर। तो ये आत्मकथा हो जाएगी आपकी यहाँ पर लक्ष्मण गायकवाड़ की। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 48। इसमें क्या पूछा गया है? आलोचना क्या है? आलोचना के संपादक कौन थे? तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव। फिर अगला प्रश्न है 49। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा कल सुनना मुझे। तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 50। वर्ष 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था आपके चंद्रकांत देवताले को। और कौन सी इनकी रचना थी? पत्थर फेंक रहा हूं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 51। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? विधवा बिलपे नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं। पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की। ये भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद होगा? तो जो ये कृति है हरमिट, इसका ये अनुवाद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 53। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो यहाँ पर जो भारत भारती में भावना रहेगी तो ये राष्ट्रीय भावना रहेगी। तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है 54। धरती हिलाकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 54 का, तो ये हो जाएगा गुप्त जी की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। इसमें क्या पूछा गया है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सही विकल्प यहाँ पर 55 का हो जाएगा सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी।
अगला प्रश्न देखिएगा 56, साकेत का काव्य रूप क्या होगा? तो जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा यह महाकाव्यात्मक रचना हो जाएगी। ठीक है, और किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है 57, मिश्रबंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो सही विकल्प यहाँ पर 57 का हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न है 58, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन होंगे? तो जो 58 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पादरी एडिसन ग्रीव्स, ये इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी ग्रंथ को ग्रंथकार के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। जो हिंदी साहित्य विशिष्टावधि है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये किसकी रचना हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी अज्ञे की। फिर है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? राममूर्ति त्रिपाठी की। फिर अंत में है यहाँ पर हिंदी साहित्य युग और परिदृश्य, तो ये रचना किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी शिव कुमार शर्मा की। इस प्रकार से जो यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ए का 4, बी का 3, सी का जो 2 हो जाएगा और डी का 1। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 60, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। बाकी जो सही होंगे सिद्ध साहित्य से संबंधित, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये भी सही है। अगला देखिएगा 61, संदेश रासक के रचनाकार नहीं पूछा गया है, रचना की विधा पूछी है। जो संदेश राचक है इसकी विधा क्या होगी? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए किसकी रचना हो जाएगी? अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 62, उस समय जैसे गाथा में क्या है? उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था। कथन किसका होगा? ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कथन रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 63, नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये कथन किसका होगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प होना चाहिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे इस प्रश्न पे लग रहा है, एक बार आप भी अवश्य देखिएगा इस प्रश्न को, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता दूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे संदेह हो रहा है इस पे। अगला प्रश्न देखिएगा 64, ग्रियर्सन के अनुसार आदि काल की अवधि क्या है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, ग्रियर्सन के अनुसार जो आदिकाल की अवधि थी 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया गया है 65, बिसलदेव रासो का 12 मासा जिसमें बृह वर्णन मिलता है किस मास से आरंभ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक मास से। फिर है विद्यापति की रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया विद्यापति को कि ये रहस्यवादी थे? तो ये घोषित किया गया था ग्रियर्सन के द्वारा ही। अगला प्रश्न है 67, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शंकराचार्य जी को, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68, ज्ञानबोध ज्ञानपरोक्षी के रचनाकार कौन होंगे? तो इन दोनों रचनाओं के रचनाकार हो जाएंगे मल्लुकदास, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, अलख दरीवा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो ये दादू दयाल का ही हो जाएगा। ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 70, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, किस प्रेमाख्यान की पंक्ति हो जाएंगी ये? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 70 का, तो ये हो जाएगी मृगावती। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 71, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा कहे बनाई, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 71 का, तो ये हो जाएंगे उस्मान। उस्मान की पंक्ति हो जाएगी ये। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 72, कहा करूं वैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद जहां ना जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल ना गाय, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की हो जाएंगी? तो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी परमानंद दास की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां रहती हैं, इनको आप ध्यान से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है 73, इसमें क्या पूछा गया है? जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति भी हो जाएगी यहाँ पर परमानंद दास जी की। देखिएगा दोस्तों, मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये प्रश्न है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगे और आपके द्वारा जो ये प्रश्न नोट भी किए जा रहे होंगे। हम 10,000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। 10,000 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इनको नोट करते रहेंगे तो भविष्य में आपके लिए प्रदान साबित होंगे। ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से जो जो आपको करवाया जाता है उसके लिए आपने एक अलग से कॉपी लगानी है, ताकि आप भविष्य में इनको रिवाइज भी कर सकें। तो अगला प्रश्न देखिएगा 74, क्या पूछा गया है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा नियमानंद। विकल्प बी यहाँ से ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 75, मो मन गिरिधर छवि पे अटकियों, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं ये? तो ये हो जाएंगी कृष्ण दास की काव्य पंक्ति। अगला प्रश्न है 76, सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित होंगी? तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा साहित्य लहरी। और जो सूर सागर है ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसी प्रकार से सूर सरावली भी, जो सूरदास है इन्हें वात्सल्य सम्राट भी माना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 77, क्या पूछा गया है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए हो गया जूम। अगला प्रश्न देखिए 77, देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलोक हाथ दूजो ना लगाऊं, बार कर को, पंक्तियां किस कवि की होंगी? तो जो 77 है इसके रचनाकार हो जाएंगे हरिदेवराम। अगला प्रश्न देखिएगा 78, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन भी मिलता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा रामाज्ञ प्रश्नावली। और दोस्तों आप अवश्य कमेंट करिएगा कि आपको जो ये प्रश्न है कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्या हमें ये कंटिन्यू रखनी चाहिए सीरीज या नहीं, इसके बारे में भी आप अवश्य बताइएगा। आपके रुझान जानने भी जरूरी होते हैं हमारे लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 79, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवराजभूषण। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 80, इसमें क्या पूछा गया है? श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित परमानंद जी के द्वारा। जो श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया गया था पंडित परमानंद के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 81, क्या पूछा गया है इसमें? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न देखिएगा 82, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो 82 का जो सही विकल्प हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा 83, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 83 का सही विकल्प हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है 84, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था?
84 का जो सही विकल्प हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया था खड़ी बोली को। अगला प्रश्न देखिएगा 85, इसमें क्या पूछा गया है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है शौरसेनी से। जो बुंदेली है ये शौरसेनी से विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है 86, ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो सही विकल्प होगा विकल्पों के अनुसार तो विकल्प बी दंत। अगला प्रश्न है त व्यंजन का मानक क्रम क्या है? तो देखिएगा पहले तो ये अघोष है, उसके पश्चात अलप्राण है, फिर दंत्य है, फिर स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो जो 88 का सही विकल्प हो जाएगा लंबोदर, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, चाय किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अंधकार, तो ये तत्सम रूप होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 91, कंधा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्कंद। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 92, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा वी। अगला प्रश्न है 93, अपव्यय शब्द का विलोम क्या है? तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा मितव्यय। अगला प्रश्न है 94, अंतरंग का सही विलोम कौन सा होगा? बहिरंग। फिर आगे है सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो 95 का सही विकल्प हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर गुण संधि को प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 97, सदानंद शब्द का विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर होगा सतधन आनंद, विकल्प सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 98, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 99, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करें। तो जो सरल वाक्य हो जाएगा यहाँ पर, राहुल धीरे धीरे लिखता है। बाकी जो सरल वाक्य नहीं होंगे, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, यहाँ पर की लगा है। सुबह हुई और वह आ गया, ये भी नहीं होगा। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो ये भी नहीं होगा, विकल्प सी ही यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 100, उसने कहा कि मैं घर आ जाऊंगा। क्या है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य का प्रकार बताइएगा, कैसा है ये वाक्य? तो यहाँ पर की लगा है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 101, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला देखिए संगत युग्म कौन सा है यहाँ पर? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 103 102 का, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, शब्दार्थों सहितो काव्यम। ये पंक्ति हो जाएगी भामह। फिर देखिए अगला प्रश्न है 103, इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है निम्नलिखित ग्रंथों को रचनाकार के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए कर लेते हैं। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना हो जाएगी? कुंतक की। फिर जो दश रूपक है ये किसकी रचना हो जाएगी? धनंजय की। उज्ज्वल नीलमणि ये किसकी रचना हो जाएगी? रूप गोस्वामी की। और फिर जो अंत में है अलंकार सर्वस्व, ये किसकी रचना हो जाएगी? ये रुय्यक की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से देखिएगा जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है 104, खेलन सीखिए अली भले, चतुर अहिरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा 105। अबलो नसानी अब न नसेहूँ, राम कृपा भवनीसा सिरानी, जागे फिर न डसेहूँ। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? शांत रस यहाँ पर दिखने के लिए आ रहा है। तुलसी जी के द्वारा इस पंक्ति को लिया गया है। अगला प्रश्न है 106। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो बताना है आपने। 106 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये भी विकल्प ए शांत रस का ही यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है 107। रससूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? अभिनव गुप्त की। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 108 का सही विकल्प अभिनव गुप्त। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 109। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। तो ये हो जाएंगे भट्टनायक। विकल्प डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 110। चंपक हरला क्या है? चंपक हरवा गर मिली, अधिक सुहाय, जानी परे सियहि रे जब कुंभिलाए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उन्मिलित। विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला है 111। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 111 का विनोक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा। रचनाकार को रचना के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो रचना और रचनाकार के साथ सुमेलित होगा, जो माघ की रचना हो जाएगी शिशुपाल वध। फिर जो भास की रचना हो जाएगी स्वप्नवास दत्तम। क्या है ये? स्वप्नवास वदत्तम। इस प्रकार से कुछ प्रोनाउंस थोड़ा अलग हो जाता है। भास की रचना हो जाएगी। जो भारवी की रचना हो जाएगी किरात अर्जुनियम। तो जो विकल्प ए है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फिर जो भारवी की रचना हो जाएगी उत्तर रामचरितम। तो इस प्रकार से देखिएगा ए का सही विकल्प 3 हो जाएगा, बी का सही विकल्प 4 हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प बी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ फिर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 113। किराता अर्जुन नियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। तो बताना है कौन सा होगा यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए लक्ष्मी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 114। बामा कुल साध्यम में बामह शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ये हो जाएगा विकल्प भी विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। बामह कुल साध्याय में बामा का शब्द, जो बामा शब्द है इसका अभिप्राय हो जाएगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा करुण रस यहाँ पर प्रधान होगा। फिर अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रेरणता कौन थी? अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। भरत मुनि। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा है? 117। वित्रार्थ नामः भय हेतु। क्या है? वित्रार्थ नामः भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर जो 117 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए पंचमी। अगला प्रश्न देखिए 118। ग्रामम परितः में कौन सी विभक्ति है? तो जो 118 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी द्वितीय। अगर आप लोग KVS NVS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आज आपके लिए लाया हूँ।
अगला प्रश्न देखिएगा 119, ग्रामम निकषा नदी अस्थि में विभक्ति बताइएगा। तो 119 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है। फिर आगे है 120, जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप है। तो 120 का सही विकल्प हो जाएगा जगते, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर जो आगे का प्रश्न है इसमें देखिएगा सही मिलान का चयन करना है। तो जो धर्मवीर भारती है ये किसकी रचना हो जाएगी? धर्मवीर भारती की रचना कौन सी होगी? अंधायुग। नरेश मेहता की रचना कौन सी हो जाएगी? बन पांखी सुनो। और जो अज्ञे की रचना कौन सी हो जाएगी? इत्यलम। और जो गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी हो जाएगी? मंजीर। इस प्रकार से देखिएगा जो सही विकल्प यहाँ पर आएगा विकल्प बी, अंधायुग सबसे पहले आएगी। धर्मवीर भारती की रचना बन पांखी सुनो ये हो जाएगी नरेश मेहता की रचना, और जो इत्यलम अज्ञे की रचना हो जाएगी, और गिरिजा कुमार माथुर की रचना हो जाएगी मंजीर। अगला प्रश्न देखिएगा 122, नाव के पाम और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं? तो ये दोनों ही रचना हो जाएंगी जगदीश गुप्त की। अगला प्रश्न है 123, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर असंगत का चयन यहाँ पर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा असंगत हो जाएगा। पहला है कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना हो जाएगा बेहिया का जंगल। तो ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी है डॉक्टर देवराज इनका प्राक्षिक है। तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर असंगत हो जाएगा, संगत नहीं होगा। बाकी रमेश कुंतल मेघ की रचना हो जाएगी साक्षी और सौंदर्य, और जो रमेश चंद्र शाह की रचना हो जाएगी बागर्थ। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का 125, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था विकल्प सी, सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने